एवरीवन। तो आज शुरू कर रहे हैं एक न्यू सियानवांग एफएफ जिसका नाम है लव बिटवीन डेमन एंड ह्यूमन। यह पूरी तरह मेरी ही इमेजिनेशन पर बेस्ड है। ओके, तो स्टोरी कुछ ऐसी होगी जैसे जहाँ पर दो रैलम होंगे। एक ह्यूमन रैलम जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड होगा और दूसरा डेमन रैलम जहाँ पर डेमन रहा करेंगे। लेकिन दोनों रैलम के गॉड एक ही होंगे जो कि ड्रैगन गॉड हैं। कईयों साल पहले दोनों रैलम के गॉड फिनिक्स हुआ करते थे, लेकिन आज से 1000 साल पहले फिनिक्स गॉड को देखा नहीं गया है। न जाने वो कहाँ विलुप्त हो गए हैं। लोग ये सुनकर चिंतित हुए थे कि फिनिक्स गॉड तो इमॉर्टल हैं, फिर वो कहाँ जा सकते हैं। लेकिन किसी को इस बारे में कोई भी खबर नहीं है कि फिनिक्स गॉड कहाँ गए। तभी गॉड के स्थान पर आए ड्रैगन गॉड। लेकिन ड्रैगन गॉड ने फिनिक्स गॉड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। तब से यह सवाल ही बना रहा है कि फिनिक्स गॉड गए कहाँ। फिनिक्स गॉड के जानने के लगभग 200 साल बाद, मतलब आज से, कल्टीवेशन वर्ल्ड जो आज है उससे 800 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक ऐसी एंटिटी का जन्म होगा जो आगे जाकर डेमन और ह्यूमन दोनों को जोड़कर रखेगी और वो दुनिया में सबसे पावरफुल एंटिटी होगी। लेकिन वो क्या होगी, ये इस बात का किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। ह्यूमन रैलम में एक मिथ है कि डेमन रैलम के पास एक बहुत ही पावरफुल चीज है जिसे वो छिपा रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी को मिल जाए तो वो पर्सन बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। लेकिन असल बात क्या है, इसे सभी अनजान हैं। डेमन रैलम में एक गुफा है जिसे करीब 900 साल पहले बनाया गया है, जिसे आज के जो डेमन किंग है उनके फादर द्वारा बनाया गया था। उस गुफा को 500 मीटर के दायरे तक बैरियर से कवर किया गया है। उसके अंदर क्या है, इसका पता खुद डेमन किंग और डेमन रैलम के डेमन्स को भी नहीं है। वहाँ कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि यह उनके प्रीवियस किंग का आदेश था। यहाँ तक कि डेमन किंग भी वहाँ नहीं जा सकते। प्रीवियस डेमन किंग ने यह कहा था कि जब वक्त आएगा तब सभी को सब बातें पता चल जाएंगी। उस बैरियर के पार उस गुफा में क्या है यह भी पता चल जाएगा। लेकिन ह्यूमन रैलम में न जाने ये बात कैसे फैल गई कि डेमन रैलम में कुछ पावरफुल चीज है। वो कहते हैं ना कि एक इंसान से जब बात औरों के मुंह पर जाती है तो उसे बहुत ही ज्यादा तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है। वैसा ही कुछ ह्यूमन रैलम में हुआ है। जो लोगों को यह गलत फहमी हो गई है कि डेमन रैलम में कुछ पावरफुल चीज को रखे हुए है जो वो सभी से छिपा रहे हैं। और वैसे भी ह्यूमन प्रवृत्ति तो होती ही लालची है। बस वैसे ही कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों का लालच बढ़ते जा रहा है डेमन रैलम के लिए। इनका ये लालच इन्हें कहाँ ले जाता है वो हम आगे ही जानेंगे। अब हम आते हैं अपनी मेन स्टोरी पर। अब हम चलते हैं ह्यूमन रैलम कल्टीवेशन वर्ल्ड के लान क्लान की ओर, जहाँ पर मास्टर लान कुरन बहुत ही तेज कदमों से कहीं जा रहे हैं। उनके हाथ की मुट्ठियां कसी हुई है और गुस्सा उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। उनकी नजरों से ही लग रहा है कि आज अगर कोई उनके सामने आया तो वो कहीं उसकी जान ही ना ले लें। वो क्लाउड रिसेसेस के मेन क्लाउन से बाहर जहाँ पर दूर 2 क्वार्टर नजर आ रहे हैं उनकी ओर गुस्से से बढ़ रहे हैं। वो एक क्वार्टर को पार करके दूसरे क्वार्टर की ओर बढ़ जाते हैं और उस क्वार्टर के सामने रुक जाते हैं जिस पर बड़े शब्दों पर लिखा हुआ था जिंक्सी। वो गुस्से से आगे बढ़कर धड़ाम से जिंक्सी का दरवाजा खोल देते हैं और अंदर आ जाते हैं। और जो 2 पर्सन वहां पर खड़े हुए थे उनके चेहरे पर मास्टर लान कुरन को देखकर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो कहते हैं, अंकल आप। लान कुरन गुस्से से कहते हैं, क्या जो मैंने अभी सुना वो सच है सिचेन? हाँ, वो लान सिचेन और जियांगचंग थे जिनके सामने अंकल खड़े हुए थे। सिचेन कहते हैं, अंकल आप शांत हो जाइए।
लानकुरैन गुस्से से कहते हैं, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। सिचन कहते हैं, अंकल वो लानकुरैन कहते हैं, सिचन मैंने पूछा बात सही है या नहीं। लानसिचन अपनी आंखें बंद करते हैं और हाँ में अपना सर हिला देते हैं। लानकुरैन अपनी गुस्से भरी नज़रों को बेड की तरफ करते हैं जहाँ पर ओमेगा लानवांगजी लेटा हुआ है। लानकुरैन गुस्से से जिंगसी से बाहर निकल जाते हैं। अभी रात के 9 बज रहे हैं। लानसिचन और जियांगचंग जो कि एक दूसरे के अल्फा ओमेगा हैं, एक दूसरे की और बेबस भरी नज़रों से देखते हैं और एक बार सोते हुए लानवांगजी की ओर देखते हैं और उस क्वार्टर से बाहर निकल जाते हैं। जिंगसी से निकलकर वो हांगशी जो कि जिंगसी से थोड़ी दूर पर है, उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। जियांगचंग लानसिचन के टेंस चेहरे को देख सकता था और धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखता है और लानसिचन जियांगचंग की ओर देखते हैं। लानसिचन कहते हैं, चैंग अब न जाने क्या होगा। ये सब कब हुआ और कैसे? जियांगचंग कहता है, हम कल ही इस बारे में जान पाएंगे। लानसिचन हाँ में अपना सर हिलाते हैं। दोनों ही अपने क्वार्टर की ओर बढ़ जाते हैं। लानवांगजी जो कि लान क्लान का सेकंड ओमेगा राजकुमार है, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, लेकिन इतनी सी उम्र में भी वो किसी अल्फा से ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि अपने भाई सिचन से भी ज़्यादा पावरफुल है। बहुत छोटी सी उम्र से उसने उन अभ्यासों को करना शुरू कर दिया था जिसे लोग 15 साल होने पर शुरू करते हैं। उसे लान क्लान के पूरे ग्रंथों, पुराणों, यहाँ तक कि संगीत विद्या की सारी किताबों का ज्ञान है। लानवांगजी के इतनी कम उम्र में यह हासिल करने का कारण यह है कि वो लान क्लान के स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ है, और दूसरा कि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है। जिस उम्र में बच्चे खेला करते थे, उस उम्र में लानवांगजी ने युद्ध कला सीख ली थी, और बड़े होते होते उसने अपने ज्ञान की सीमा को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया। वो अकेले में अपना समय व्यतीत करता, नई चीज़ों को सीखता, हर रूल का पालन करता। इस उम्र में एक ओमेगा होकर इतना पावरफुल होने पर पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड लानवांगजी को बहुत ज़्यादा मानता है। लोगों ने उन्हें हांगवेंजन का टाइटल दिया है और पूरे लान क्लान, खासकर लानकुरैन को लानवांगजी पर बहुत ज़्यादा गर्व है। इसी बात पर लान क्लान थोड़ा घमंड भी करता है कि लानवांगजी उनके क्लान से है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो लानकुरैन इतने गुस्से में है और लानसिचन अपने भाई के लिए इतना ज़्यादा टेंशन में है? ये तो आगे ही पता चलेगा। अब हम दूसरे दिन सुबह का सीन देखते हैं। लानवांगजी एज यूजुअल अपने टाइम में सुबह 5 बजे जाग जाते हैं और बात लेकर मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। उनके चेहरे के भाव बिल्कुल शांत हैं, जैसे कि उन्हें आने वाले खतरे की खबर नहीं है, या फिर है, वो तो पता नहीं, क्योंकि उनके चेहरे को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो खुश हैं, दुखी हैं, या फिर चिंतित है? उन्हें रात में जो हुआ वो सारी घटना याद है, लेकिन ऐसी कौन सी बात हुई होगी रात में जो लानवांगजी को लानकुरैन के गुस्से का भी डर नहीं है। लानवांगजी अपने मेडिटेशन में ही बिजी थे जब उनकी जिंगसी के डोर पर नॉक होता है। लानवांगजी अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी जगह से हटकर जाकर जिंगसी का डोर ओपन करते हैं। वहाँ पर एक लान डिसिपल है। वो लान डिसिपल लानवांगजी को बो करता है और कहता है, हांगवेंजन प्रणाम, मेन हॉल पर आपका इंतजार हो रहा है, मास्टर लान ने आपको बुलवाया है। लानवांगजी एक नोट करता है और वो डिसिपल वहाँ से चला जाता है। उस डिसिपल के जाने के बाद लानवांगजी जिंगसी के डोर को बंद करता है और जिंगसी के पीछे एक छोटे से गार्डन की ओर आगे बढ़ जाता है। वहाँ जाकर वो एक जगह पर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ आगे करता है, और एक ईगल उड़कर लानवांगजी के हाथ में आकर बैठ जाता है। लानवांगजी अपने दूसरे हाथ से एक फोल्ड की हुई चिट्ठी को सामने करता है, और वो ईगल उस मैसेज को
अपने नाखूनों के बीच दबा लेता है। लानवंग जी अपने हैंड से उसके हेड को पैट करते हैं और अपने हाथ को आगे कर देते हैं। वो ईगल उस मैसेज को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। वो ईगल दिखने में बहुत ही बड़ा है, ब्लैक कलर का, और सबसे बड़ी बात तो वो एक मैजिकल ईगल है। वो अगर आसमानों में उड़ भी रहा है तो भी किसी को भी नज़र नहीं आएगा। लान क्लान का कोई भी मेंबर ये नहीं जानता कि उनके लान क्लान में एक जादुई ईगल है, वो भी लानवंग जी के पास, जो उसे छिपा कर रखते हैं। वो ईगल तेज रफ्तार से कहीं निकल जाता है और गुस्से से बहुत दूर एक छोटे से गांव में जाता है और एक घर की ओर बढ़ जाता है। उस घर के पास पहुंचने के बाद वो एक आवाज़ करता है, जिससे वो पर्सन जो लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था वो मुड़कर पीछे की ओर देखता है। उस पर्सन ने वाइट कलर के क्लॉथ्स पहने हुए हैं। वो पर्सन उन लकड़ियों को छोड़कर जल्दी से ईगल के पास आता है और अपना हाथ आगे कर देता है। वो ईगल उसके हाथ में वही चिट्ठी रख देता है। वो पर्सन उस ईगल को उसके हेड पर सहलाता है और वो ईगल वहाँ से उड़ जाता है। उसके जाने के बाद वो पर्सन उस चिट्ठी को खोलता है और जैसे ही उसे पढ़ता है उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अब हम वापस आते हैं लान क्लान में। उस ईगल के उड़ जाने के बाद लानवंग जी वापस अपनी जिंगशी में आता है और अपने आप को रेडी करके अपने हाथ में अपने बिचन को लेकर जिंगशी से बाहर निकल जाता है और मेन क्लैन की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो मेन क्लैन पहुंचता है, सामने जो भी आ रहा था वो सभी उसे झुककर ग्रीट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लानवंग जी लोगों को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे थे, पीछे वही लोग लानवंग जी को अजीब नज़रों से देख रहे थे। इन लोगों के चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन थे, जैसे कि उन्होंने नहीं सोचा था कि हांगवंजुन जैसे कोई सख्त इंसान, जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, किसी की और देखते तक नहीं, उन्होंने ऐसा किया है। वो तो पूरे लान क्लान की शान थे। लोग उनकी मिसाल दिया करते थे कि अगर बनना है तो हांगवंजुन जैसा बनो। यही सोचकर सभी लोग अपना सर शेक करते हैं, लेकिन लानवंग जी अपने स्ट्रेट फेस के साथ अपनी नज़रों को रास्ते पर किए हुए आगे बढ़ते जा रहे थे जहां उन्हें बुलाया गया है। क्लाउड रिसेसेस के मेन हॉल पर यहाँ मेन हॉल पर सभी लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग गुस्से में हैं, जैसे लान कुरेन और लान क्लान एल्डर्स, और कुछ चिंता में हैं, जैसे कि लान सिचन और जांग चिंग, और कुछ लान मेंबर्स लान क्लान के रूल को ही तोड़ रहे हैं, जैसा लान क्लान के रूल में है कि पीठ पीछे बात करना या किसी की बुराई करना मना है। लेकिन वो लोग आज यही कर रहे हैं, एक दूसरे के कान में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, नहीं सुन रहा है, लेकिन लान कुरेन का सब पर ध्यान है और इन सब से उसकी मुट्ठियाँ कसते जा रही है और उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, किसी और पर नहीं, उसके खुद के दूसरे नेफ्यू लानवंग जी पर, क्योंकि लानवंग जी की वजह से आज पूरे लान क्लान पर सवाल उठ गया है। और सबसे बड़ी बात, लान कुरेन जो उसका अंकल है उस पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी शिक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। लान कुरेन ने कभी नहीं सोचा था कि उनका आज्ञाकारी नेफ्यू, जो रूल्स को मानने वाला सिंसियर स्टूडेंट हुआ करता था, वो कुछ ऐसा कर सकता है। तभी मेन हॉल पर उस शख्स की एंट्री भी हो जाती है, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने सवालों के जवाब को जानने के लिए। लानवंग जी मेन हॉल के अंदर एंटर करता है। उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं है। वो मेन हॉल के बीचों बीच आकर झुककर सभी को बो करता है। जो लोग पहले लानवंग जी के इस अभिवादन को अपना सौभाग्य माना करते थे, वही सभी आज लानवंग जी के अभिवादन को अपनी एक इंसल्ट समझ रहे हैं। उनमें से कोई लानवंग जी को ग्रीट नहीं करता। उसके उलट लान कुरेन अपनी जगह पर गुस्से से खड़े होकर
आगे आते हैं। लान सेचन अपनी जगह से खड़े होते हैं और कहते हैं, अंकल। लान कुरन अपनी गुस्से भरी नज़रों को लान सेचन की ओर करते हैं और कहते हैं, लान सेचन, आज तुम बीच में कुछ भी नहीं बोलोगे, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे क्या लगते हो। लान कुरन की ये बात सुनकर लान सेचन अपनी जगह पर स्टिफ हो जाते हैं। उनके अंकल ने कभी उनसे इस तरह बात नहीं किया। उनका ये गुस्सा बता रहा है कि आज उनके सामने उनका नेफ्यू वांगजी नहीं बल्कि लान क्लान का डिसिपल जो कि पावरफुल कल्टीवेटर है और लान कुरन का चहेता विद्यार्थी था, क्योंकि वो अभी उनके मन से उतर चुका है। द लान वांगजी खड़ा हुआ है जिस पर लान कुरन कोई भी रहम नहीं करने वाले हैं। लान सेचन अपने कदमों को पीछे ले लेते हैं। शायद आज वो अपने भाई को सेव करने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बस बेबस निगाहों से अपने भाई को देख सकते हैं जो कि स्ट्रेट फेस के साथ खड़ा हुआ है। लान कुरन अब अपनी नज़रों को लान वांगजी की ओर करते हैं और गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं, लान वांगजी, नील डाउन हो जाओ। और लान वांगजी बिना किसी प्रोटेस्ट किए अपने घुटनों पर आ जाता है। सभी लान एल्डर्स भी सामने की ओर आ जाते हैं। लान कुरन कहते हैं, लान वांगजी, क्या तुम्हें पता है कल क्या हुआ था तुम्हें? लान वांगजी कुछ भी नहीं कहता, बस अपने फेस को सीधा किए हुए अपने घुटनों पर बैठा रहता है। लान कुरन को ये बात और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती है कि लान वांगजी अब उनकी बात का जवाब भी नहीं दे रहा है। वैसे तो यह सब जानते हैं कि लान वांगजी एक दो शब्दों के अलावा कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि लान वांगजी अपने अंकल की बातों का जवाब ना दें, जो कि वो आज कर रहे हैं। वो उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। लान कुरन गुस्से से कहते हैं, लान वांगजी, मेरे सवाल का जवाब दो। लान वांगजी अपनी नज़रों को ऊपर करता है और हाँ में अपना सर नोट कर देता है कि मतलब उसे रात की बात याद है। लान कुरन कहते हैं, लेकिन तुम तो कल बेहोश थे और किसी ने तुम्हें बताया भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा आदेश था कि कोई तुम्हें कुछ ना बताए। मतलब ये बात तुम पहले से जानते थे। लान वांगजी कुछ नहीं कहता। लान कुरन गुस्से से कहते हैं, हाँ या ना? लान वांगजी एक बार फिर हाँ में अपना सर हिलाता है। लान कुरन को यह जानकर और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और लान वांगजी की गर्दन पर रख दी। लान वांगजी एक इंच भी नहीं हिला। लान सेचन अपनी जगह से आगे आ जाते हैं और लान वांगजी के पास आकर खड़े हो गए और जियांग भी। लान सेचन कहते हैं, अंकल आप ही क्या कर रहे हैं? लान सेचन की ओर देखते हैं और कहते हैं, शीचन पीछे जाओ, आज मुझे सब कुछ जाना है और मैंने तुमसे कहा है कि तुम बीच में नहीं आओगे, इसलिए पीछे हो जाओ। लान सेचन एक कदम पीछे हो जाते हैं। लान कुरन अब लान वांगजी की नेक पर उस तलवार को प्रेस करते हुए कहते हैं, कौन है वो इंसान, जल्दी बताओ। अब सभी का फोकस लान वांगजी पर चला जाता है। वो भी क्यूरियसली लान वांगजी के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन लान वांगजी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तभी एक ओल्ड मैन जो कि लान एल्डर्स है वो सामने आता है और कहता है, लान वांगजी, हमें बता दीजिए, अगर आप हमें बता देते हैं तो आपकी इस गलती की आपको कम सज़ा मिलेगी और हम उस पर्सन को ढूंढ भी लेंगे, लेकिन आप नहीं बताते हैं तो इसे लान क्लान का अपमान और लान एल्डर्स और लान गुरुओं का अपमान समझा जाएगा, क्योंकि लान क्लान में हमेशा से रूल्स को मानने को सिखाया जाता है, ना कि उन्हें तोड़ने का। लेकिन आपने तो लान क्लान को तोड़ा, ऊपर से उनकी सफाई भी नहीं दे रहे हैं। आज तक ऐसी हरकतें हमारे क्लैन के किसी भी ओमेगा ने नहीं की है, लेकिन आप जैसे रिस्पेक्टेड पर्सन के द्वारा इस तरह की हरकतें आपके नाम को शोभा नहीं देती। आपने लान क्लैन को कलंकित किया है। अगर आप इसकी सफाई नहीं देते हैं तो आपको इसकी पनिशमेंट भुगतनी होगी और वो पनिशमेंट शायद आपकी जान भी ले सकती है। यह सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। लान कुरन के हाथ में भी वह तलवार थोड़ी ढीली पड़ जाती है। वो कभी भी अपने नेफ्यू को मरते नहीं देखना चाहते। वो कहते हैं, वांगजी बता दो, तुम्हारे अंदर जो
तुम्हारे अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका फादर कौन है, और ये सब कब से चल रहा है। लान क्लान के एल्डर्स और लान कुरन कल से बहुत गुस्से में हैं इसी बात को जानकर कि लान वांगजी प्रेग्नेंट है। कल लान वांगजी अचानक ही बेहोश हो गए थे। जब लान हीलर ने उन्हें चेक किया तो पता चला लान वांगजी प्रेग्नेंट है, वो भी 2 मंथ। ये खबर पूरे लान क्लान के लोगों के लिए शॉकिंग थी कि हांगवनजुन प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट होना शॉकिंग ना हो, लेकिन बिना शादी के प्रेग्नेंट होना, वो भी हांगवनजुन जैसे पर्सन जो किसी से बात भी नहीं करते, वो नोबल पर्सन है। उन्होंने किसी भी अल्फा की तरफ अपनी नज़रों को उठाया तक नहीं है, जबकि बड़े बड़े कुल के अल्फा राजकुमार उनके लिए पागल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन है जो हांगवनजुन के बच्चे का फादर है, क्योंकि लोगों ने कभी भी किसी भी अल्फा के साथ उन्हें नहीं देखा है, और ये सब हुआ कब, किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। और हांगवनजुन कुछ कह भी नहीं रहे हैं। जब से लान क्लान में ये बात पता चली है, लान कुरन के सख्त आदेश है कि ये बात क्लैन से बाहर ना जाए। जब लान कुरन की बातों का भी लान वांगजी कोई जवाब नहीं देता, तो वही लान एल्डर्स सबकी ओर देखता है और कहता है, अब लान वांगजी जब अपनी गलती की सफाई नहीं देना चाहते हैं तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। हांगवनजुन की गोल्डन कोर सील की जाए और उन्हें 200 लेसेस मारी जाएंगी पनिशमेंट के तौर पर। यह सुनकर लान सेचन 2 कदम पीछे चले जाते हैं। जियांग चेंग उन्हें संभालता है और लान कुरन बस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और दोनों ही हारे हुई नज़रों से वांगजी को देख रहे थे। वांगजी इतना जिद्दी क्यों है, वो एल्डर्स कहता है। लान वांगजी, थोड़ी देर बाद आपको पनिशमेंट हॉल में आना है अपनी पनिशमेंट लेने, और तब तक के लिए उनसे कोई भी नहीं मिलेगा, और उनके स्पिरिचुअल वेपन भी उनसे ले लिए जाएं और उनकी पावर को भी शील किया जाए। लान वांगजी अपने हाथों में तलवार को लेते हैं और उसे आगे कर देते हैं। एक लान डिसिपल वो तलवार ले लेता है। ऐसे ही लान वांगजी अपने हाथों से अपनी पावर को शील कर देते हैं और उठकर सभी को बो करके वहां से अपनी जिंगसी में चले जाते हैं। और 2 लान डिसिपल उनकी जिंगसी के बाहर पहरेदारी के लिए लगा दिए गए थे, ताकि कोई भी हांगवनजुन से ना मिल पाए। सभी लोग मेन हॉल से चले जाते हैं, बस लान सेचन, लान कुरन और जियांग चेंग को छोड़कर। लान सेचन उसके अंकल के पास आते हैं और कहते हैं, अंकल, इतनी भयानक पनिशमेंट, वो भी इस हालत में जब उसके अंदर एक और जान है। और वांगजी ने उन्हें रोका भी नहीं। अंकल कुरन जियांग चेंग की ओर देखते हैं और कहते हैं, जियांग चेंग, क्या तुम जानते हो वो पर्सन कौन हो सकता है? क्या वांगजी ने तुम्हें कभी कुछ बताया है? जियांग चेंग कहता है, नहीं अंकल, मुझे राजकुमार लान ने कभी कुछ नहीं बताया। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब होने ही नहीं देता। तीनों बस हेल्पलेसली एक दूसरे की ओर देख रहे थे। लान कुरन कहते हैं, जियांग चेंग, तुमने ये खबर जियांग क्लैन तो नहीं पहुंचाई है? जियांग चेंग कहता है, नहीं अंकल, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताने वाला हूँ। लान कुरन हाँ में अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, वांगजी, ये तुमने क्या कर दिया? लान वांगजी अपनी जिंगशी में आकर सीधे टी टेबल के पास बैठ जाता है और धीरे से अपने हाथ को अपनी फ्लैट बेली पर रखता है और मन में कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद लान वांगजी अपनी जिंगशी से पनिशमेंट हॉल की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर सभी पहले से ही मौजूद हैं। लान वांगजी वहाँ जाकर नील डाउन हो जाता है। लान कुरन कहते हैं, वांगजी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो ये बच्चा किसका है? लान सेचन भी कहते हैं, वांगजी कह दो मेरे भाई, क्या तुम इस बच्चे को भी खोना चाहते हो जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है? लान वांगजी अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। 2 लान डिसिपल आकर लान वांगजी के दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। लान कुरन उन डिसिपल को इशारा करते हैं और डिसिपल लेसेस मारना शुरू कर देते हैं। सभी लान क्लान मेंबर इस नज़ारे को देख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त भी आएगा जब हांगवनजुन को कभी कोई पनिशमेंट मिलेगी, वो भी ऐसी वैसी नहीं, लेसेस की पनिशमेंट। 30 लेसेस
लानवांग जी को लग चुकी थी। उसकी बैग पूरी तरह ब्लड से कवर हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सेकंड नहीं थी। लान कुरन, लान सेचन और जियांग चंग अपने दिल पर पत्थर रखकर ये नज़ारा देख रहे थे। 70 लेसेस लगने के बाद लानवांग जी का हाथ धीरे धीरे उसकी बेली पर आने लगता है। लानवांग जी मन में एक ही बात को दोहरा रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लानवांग जी को जब अपनी बैक पर दर्द हुआ तो उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन जब उसे अपने बेली पर जरा सा भी दर्द होता तो वो उसे टाइटली अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता। उसके चेहरे पर ये एक्सप्रेशन दर्द के नहीं थे, डर के एक्सप्रेशन थे। उसके बच्चे को कुछ ना हो इस बात के डर के। सभी लोग लानवांग जी की इस हालत को देख रहे थे। ओमेगास को यह देखकर बहुत बुरा लग रहा था। क्या रूल्स किसी मासूम की जान से बढ़कर होते हैं? 80 लेसेस हो चुके थे और अभी 120 लेसेस बाकी हैं, लेकिन लानवांग जी को 80 लेसेस में अपनी बॉडी वीक लगने लगती है। एक तो वो प्रेग्नेंट है और ऊपर से उसके पास गोल्डन कोर नहीं है। लानवांग जी अपनी बेली को टाइटली जकड़ते जा रहा था, क्योंकि उसे अपने अंदर से महसूस हो रहा था कि जो प्रोटेक्शन उसने अपने बेबी के लिए बनाई थी वो कम होती जा रही है। और यहाँ लोग ये तो मान ही गए थे कि ये बच्चा अब नहीं बच पाएगा, क्योंकि इस स्टेज पर शरीर कमज़ोर होता है और इतनी मार खाकर तो इंसान नहीं बच सकता। तो वो तो एक फीटस है जो अभी ग्रो भी नहीं हुआ है। 90 लेसेस पढ़ते ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वो लेसेस रुक जाते हैं। सबका ध्यान उस आवाज़ की ओर जाता है। तो भीड़ से एक लान डिसिपल सामने आता है और लान कुरन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सभी सोच रहे थे कि ये बीच में क्यों आया है। लानवांग जी उस इंसान को देखता है। वो क्लैन का एक अल्फा डिसिपल है, शूशे। लान कुरन कहते हैं, शूशे तुमने ये रोका क्यों? शूशे अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, माफ़ कीजिएगा सेक्ट लीडर, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप इसकी इजाज़त दे तो। लान कुरन कहते हैं, क्या कहना चाहते हो तुम? और उसे खड़े होने का इशारा करते हैं। शूशे अपनी जगह पर खड़ा होता है और एक बार लानवांग जी की ओर देखता है और फिर लान कुरन की ओर देखकर कहता है, शुक्रिया सेक्ट लीडर। लान कुरन नोट करते हैं और कहते हैं, कहो, पनिशमेंट के बीच में तुम क्या कहना चाहते हो? शूशे कहता है, सेक्ट लीडर, मैं ये जानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपसे ये कह सकूँ। सभी शूशे की बात तो सुन रहे थे। शूशे बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, सेक्ट लीडर, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हांग वनजुन की पनिशमेंट को यहीं रोक दीजिए। लान कुरन कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी ने लान क्लान के सिद्धांतों को तोड़ा है और उसकी पनिशमेंट उसे मिलेगी। शूशे कहता है, लेकिन सेक्ट लीडर, मेरे पास एक रास्ता है जिससे हांग वनजुन को पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी और हांग वनजुन की बदनामी भी नहीं होगी, तो लान क्लान पर कोई सवाल भी नहीं उठेंगे। इस पर सभी लोग शूशे की ओर देखते हैं। लान क्लैन के एल्डर्स लान सिचन और जियांग चंग भी शूशे की बात को सुन रहे थे और लान क्लैन एल्डर उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या रास्ता है तुम्हारे पास? कैसे होगा ये? शूशे अब अपना सर झुकाते हुए कहता है, अगर आप लोग बुरा ना माने तो और आपको सही लगे तो मैं हांग वनजुन से शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि लान क्लैन वाले एक बार शादी और एक बार प्यार करते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हांग वनजुन ऑलरेडी प्रेग्नेंट है किसी और के बेबी से। मैं उन्हें स्वीकार करूँगा। इससे क्लैन की बात क्लैन पर ही रह जाएगी और लान क्लैन का नाम खराब भी नहीं होगा। इस पर लान सिचन और जियांग चंग आगे बढ़कर मना करने ही वाले होते हैं कि लान कुरन उन्हें रोक लेते हैं। तभी एक एल्डर कहता है, ये उपाय तो सही है, क्यों ना हम हांग वनजुन की शादी करा दें, तो यह बात यही रह जाएगी। और वैसे भी शूशे बच्चे को भी एक्सेप्ट कर रहा है, इससे बच्चे पर भी कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे। सभी लान कुरन की ओर देख रहे थे और उनके डिसीजन का वेट कर रहे थे। लान कुरन को बस अभी लानवांग जी की जान की पड़ी है। अगर और लेसेस उसे मारे गए तो लानवांग जी को कुछ हो ना जाए, और इस प्रस्ताव से लानवांग जी की जान बच रही है तो यही सही।
लान कुरन सभी की ओर देखते हैं और कहते हैं ठीक है। लान एल्डर्स कहते हैं तो फिर शादी जल्द ही करनी चाहिए ताकि किसी को कोई शक ना हो। लान कुरन कहते हैं ठीक है, शादी कल ही होगी। यह सुनकर शूशे को बहुत खुशी होती है और लान शिशन अपने अंकल की ओर देखते हैं। लान कुरन जांगचिंग की ओर देखते हैं और कहते हैं लान फुरन वांग जी को उसके रूम में ले जाएं और हीलर से उसके जख्म को ठीक करने को कहें। 24 घंटे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो लॉक ही रहेगी और 2 लान डिसिपल जिंगसी के पास खड़े रहें लान वांग जी पर नजर रखने के लिए। जियांगचेंग कहता है जी अंकल। जियांगचेंग ओमेगा लान डिसिपल को इशारा करता है। 2 ओमेगा उसके पास आ जाती हैं। जियांगचेंग उस ओमेगा के पास से एक लेयर को लेकर लान वांग जी की बैग को ढक देता है और ओमेगा डिसिपल और हीलर की हेल्प से उसे जिंगसी की ओर ले जाता है। लान वांग जी अनकॉन्शियस होने की स्टेट पर आ चुका है। जिंगसी के बेड पर लेटाते ही लान वांग जी पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है और हीलर लान वांग जी को ट्रीट करने लगते हैं। लान कुरैन और लान एल्डर्स भी वहां से चले जाते हैं और शूशे सभी के जाने के बाद एक विनिंग वाली स्माइल करता है और कहता है कुछ भी हो लान वांग जी, लेकिन तुम्हारे प्रेग्नेंट होने से मुझे तो फ़ायदा हुआ है, वरना तुम मेरे कैसे होते। और रही बात बच्चे की जो तुम्हारे अंदर है, उसे भी तुम्हारे लिए मैं रख ही लूँगा। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। शूशे बहुत पहले से लान वांग जी को पसंद करता है, लेकिन कोल्ड नेचर और किसी से सीधे मुंह बात न करने के रवैये के कारण वो कभी उससे कभी कह ही नहीं पाया। और ऊपर से वो सेकंड प्रिंस है तो वो कभी उसे पा नहीं सकता था। लेकिन किस्मत देखो, उसे इतना अच्छा मौका दी गई और उसे पता था लान वांग जी से शादी का प्रस्ताव वो सभी के सामने रखेगा तो कोई मना कर ही नहीं पाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि उसे पता है कि लान क्लान वाले अपने पावरफुल कल्टीवेटर हांगुन को ऐसे तो नहीं खोना चाहेंगे और उनके प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर ही लेंगे। और वही हुआ। सोने की मछली उसके जाल में फंस गई है। हांगुन तुम जल्दी ही मेरे हो जाओगे। तब तुम मुझे कैसे रोकोगे अपने करीब आने से? मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा है। एक घटिया सी स्माइल करके शूशे भी वहाँ से चला जाता है। तो चलिए पहला पार्ट यही रोकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या लान वांग जी और शूशे की शादी होगी या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और पहला पार्ट आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा या नहीं, ये भी बताइएगा। ओके, तो फिर कल मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ। बाय बाय।